Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 22nd June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले CPCB का जो एक ऑर्डर आया है दैट इज़ टू बैन द सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इस ऑर्डर को हम डिटेल में समझेंगे। ये जो अनाउंसमेंट CPCB ने की है टू बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, we will cover this in detail. After this, we'll talk about Black Swan event. So, Black Swan event क्या होता है एंड RBI ने रिसेंटली इसके बारे में बात की है, तो हम Black Swan event को भी समझेंगे. Then we'll talk about surety bonds. So, Ministry of Road Transport and Highways ने जो इंश्योरेंस रेगुलेटर्स हैं उनको ये कहा है that they need to develop a model on surety bonds. तो ये क्या है इसे भी देखेंगे। एंड देन रिसेंटली RBI की एक स्टडी आई है जिसमें RBI ने कहा है कि इंडिया की कुछ 5 स्टेट्स ऐसी हैं दोज हु नीड टू टेक स्टेप्स टू स्टेबलाइज देयर डेट लेवल्स। जो वो इंडियन स्टेट्स जो स्ट्रेस्ड हैं वो कौन कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे डेट टू GDP रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड देन लास्टली वी विल टॉक अबाउट बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली ये कहा है दैट दे आर प्लानिंग टू रिवैम्प द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, सो वी विल टॉक अबाउट दिस एज वेल। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स अबाउट बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सो रिसेंटली CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑर्डर दिया है कि इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ 1 जुलाई से बैन कर दिया गया है। सो इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैज़ नाउ बीन बैंड। तो सबसे पहले ये जो अनाउंसमेंट CPCB ने की है इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो अब बेसिकली सिंगल यूज़ प्लास्टिक का चाहे मैन्युफैक्चर हो, इंपोर्ट हो, स्टॉकिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेल और परचेज और यूज़ एनीथिंग ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स आर बैंड इन इंडिया। ऐसी सारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की आइटम्स जिनकी यूटिलिटी लो होती है और लिटरिंग पोटेंशियल हाई होता है वो सब इंडिया में बैन कर दिया गया है। प्लास्टिक्स जिनकी थिकनेस लेस देन 120 माइक्रॉन्स हैं इनको फेज आउट किया जाएगा फ्रॉम 31 दिसंबर 2022। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो पूरी तरीके से बैन हो गया। प्लास्टिक बैग जो कि 120 माइक्रोन से कम की थिकनेस का है उसको 31 दिसंबर 2022 तक फेज आउट किया जाएगा। ऑल्सो जो प्लास्टिक स्टिक्स हैं नाउ दे विल बी ऑल्सो आउट ऑफ द मार्केट। चाहे वो ईयरबड्स हो, ईयरबड्स के अंदर जो प्लास्टिक स्टिक्स होती हैं वो भी कम्प्लीटली आउट हो जाएंगी। चाहे वो कैंडी स्टिक्स हो जो लॉलीपॉप के नीचे स्टिक होती है, आइसक्रीम स्टिक हो, प्लास्टिक स्टिक्स जो बलून्स में होती है, प्लास्टिक फ्लैग्स और दी थर्मोकॉल दैट पॉलिस्ट्रीन्स फॉर डेकोरेशन, ये सब कम्प्लीटली बैन हो गया है। इट वुड बी आउट ऑफ द मार्केट। इसी के साथ साथ जो प्लास्टिक फिल्म्स आती हैं फॉर पैकिंग एंड रैपिंग, वो जो क्लिंग फिल्म्स होती हैं जिससे कि स्वीट बॉक्सेस को कवर किया जाता है, इनविटेशन कार्ड्स के ऊपर लगाया जाता है, सिगरेट पैकेट्स के ऊपर जो लगी हुई होती हैं, दे आर ऑल्सो विल बी बैंड। इवन इसी के साथ साथ जो PVC बैनर्स होते हैं जिनकी थिकनेस लेस देन 100 माइक्रोन्स होंगी वो भी अलाउड नहीं है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 दे विल ऑल्सो बी कंप्लीट बैन ऑन दी सेशे विच यूजेस प्लास्टिक मटीरियल। जो सेशे होते हैं जैसे कि फॉर स्टोरिंग और सेलिंग लेट्स से गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, इसकी स्टोरिंग और पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक अगर यूज़ की जाती है तो वो सेशेज भी कम्प्लीटली बैन हो जाएंगे। So this is the detailed news of banning of single-use plastic, but along with that there are plastic bags, plastic sticks, wrapping papers, PVC banners, sachets, जिन सब में प्लास्टिक यूज़ हो रहा है वो सब यहाँ पे बैन कर दिए गए हैं। नाउ इसके बाद अगर हम कुछ डाटा देखें प्लास्टिक्स को लेकर ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो हर साल दुनिया भर में 300 मिलियन टन्स प्लास्टिक जनरेट होता है and more than 34 lakh tons of plastic it was generated in 2019 and 20। और इंडिया में 18-19 में 30.59 लाख
टन्स का प्लास्टिक जनरेट हुआ है। तो इंडिया में ही 34 लाख टन 1920 में हुआ, 30.5 लाख टन्स 2018 और 19 में प्लास्टिक यूज़ किया गया है। अगर हम टॉप 100 कंट्रीज़ देखें जहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन होती है, तो इंडिया इन टॉप 100 कंट्रीज़ में आता है। इंडिया इज़ एट रैंक 94। और यहाँ पे जो टॉप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक जनरेट होता है, दे आर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान, एंड इंडिया वाज इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट एट 94th रैंक। सो व्हाट इज़ बेसिकली सिंगल यूज़ प्लास्टिक? नाउ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट दे आर ओनली यूज वंस एंड देन दे आर थ्रोन अवे। एक बार उसको यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद उसे थ्रो कर देते हैं। दैट इज़ द सिंगल यूज़ प्लास्टिक और डिस्पोजेबल प्लास्टिक। जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गए, स्ट्रॉज हो गए, जो कॉफ़ी स्ट्रेनर्स होते हैं, सोडा या वाटर बॉटल हो गई, जो फूड पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक यूज़ की जाती है, कि आपने एक बार उसको बस यूज़ किया और उसके बाद आपने उसको फेंक दिया, दैट इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक और डिस्पोजेबल प्लास्टिक। सो नाउ व्हाट इज़ द लेजिस्लेशन ऑन दिस? देखिए, ये जो बैन किया गया है इसे मॉनिटर किया जाएगा बाय सीपीसीबी। ये सेंट्रल लेवल पे सीपीसीबी करेगा और स्टेट लेवल पे ये रोल प्ले करेगा एसपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, एंड वो अपनी रिपोर्ट सेंटर को रेगुलरली भेजेंगे। तो मॉनिटरिंग कुछ इस तरह होगी। अब जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, कि उन किसी भी तरह का वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को ना दें। जिन जिन आइटम्स को बैन कर दिया गया है, इन आइटम्स के लिए रॉ मटेरियल्स ना भेजा जाए। अलॉन्ग विद दिस, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं और जो पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ हैं, इनको भी ये डायरेक्शंस इशू कर दी गई हैं दैट नाउ they need to modify or they need to revoke their consent to operate issued under the Air Water Act to industries engaged in single use plastic items। ऐसी इंडस्ट्रीज जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी तरह से इंडस्ट्रीज़ में engaged हैं, now they have to modify or revoke their consent to operate। यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ का भी रोल आ जाता है। लोकल अथॉरिटीज़ को भी ये डायरेक्शंस दी गई हैं दैट नाउ दे नीड टू इशू सम फ्रेश कमर्शियल लाइसेंसेस, जिनके अंदर आपको कंडीशंस देनी होंगी दैट एसयूपी आइटम्स जो हैं दे विल नॉट बी सोल्ड ऑन देयर प्रोमिसेस। जिन जिन आइटम्स को मेंशन किया गया है कि इनके ऊपर बैन कर दिया गया है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो आइटम्स हैं, अब उनको उनके प्रेमिसेस में सेल नहीं किया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल लाइसेंसिंग है उनको कैंसिल किया जाएगा अगर कोई भी दिखता है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन पेनल्टी भी है। अगर कोई भी इस बैन को वायलेट करता है, सो दे विल बी पीनलाइज्ड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एंड इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 5 years, एंड दे कुड बी द पेनल्टी ऑफ ₹1 lakh और बोथ। Along with this, जो violators हैं, they can also be asked to pay the environmental damage compensation by the State Pollution Control Board। इसी के साथ साथ there are municipal laws जो कि प्लास्टिक वेस्ट और उनके ऊपर हैं और उनके अपने खुद के penal codes हैं। तो violators अब इनको कोई ना कोई पेनल्टी ज़रूर देनी पड़ेगी for violating this legislation। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने की ज़रूरत क्या थी? व्हाट वाज द नीड टू बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक? देखिए, सबसे पहली चीज़ देखिए कि ये जो इस तरह की जो प्लास्टिक है ये डिस्पोज, अगर इसको आप प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करते पहली बात, और इसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, इट इज़ नॉन रिसाइकेबल। वर्ल्ड वाइड सिर्फ 10 to 13% जो प्लास्टिक आइटम्स हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है। तो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं, एक तो इनको डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली नहीं किया जाता, प्लस इनको रिसाइकिल भी नहीं किया जाता। अलॉन्ग विद दिस, जो इट्स द नेचर ऑफ दिस पेट्रोलियम बेस्ड डिस्पोजेबल प्लास्टिक, इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू रिसाइकिल, है ना। जब हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई इतनी दिक्कत है तो रिसाइकिल कर लो ना, नहीं किया जा रहा तो बैन कर देंगे, तो इसकी रिसाइकलिंग भी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज द नेचर ऑफ दिस पेट्रोलियम बेस्ड डिस्पोजेबल प्लास्टिक इज़ सो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, because they have to add some new virgin materials and chemicals to do so। उसमें एडिशन करनी पड़ती है केमिकल्स की। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करें तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक could only account for 5 to 10% ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस बाय 2050। तो इसकी ग्रीन हाउस एमिशंस भी ज़्यादा हैं।
एक और चीज़ जो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं दैट द सिंगल यूज़ प्लास्टिक इट इज़ अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। 14 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक ओशंस में पहुँच जाता है एंड विद टाइम वो धीरे धीरे टॉक्सिक माइक्रो प्लास्टिक्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। And this microplastic, this floats on the sea surface and ultimately it clogs the marine animals. So therefore it is a threat for aquatic life. And plastic does not decompose. ये इसी तरह से landfills में पड़ा रहता है. It will be buried herein for millennia to come as well. Plastic does not decompose. और ये जो invisible plastic है जो कि टैप वाटर में मिल रहा है, बियर में टेस्ट हुआ है, सॉल्ट, they all are present in all samples that are collected in the world's ocean, including the Arctics. Water bodies में invisible plastic जा चुका है. And there is this release of toxic fumes. देखिए, प्लास्टिक को आप बर्न नहीं कर सकते बिकॉज अगर आप इसे बर्न करेंगे तो इससे टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज होती हैं, हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं. एंड देर इज़ वन मोर प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. जो प्लास्टिक वेस्ट है वो ग्राउंड में, वाटर सोर्सेज में लीच हो जाता है एंड जिसकी वजह से जो माइक्रो प्लास्टिक्स का जो डेंजर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. इसका इफ़ेक्ट टूरिज़्म पे भी पड़ता है. जो प्लास्टिक वेस्ट है, ये जो एस्थेटिक वैल्यू होती है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से टूरिज़्म के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. जो टूरिज़्म रिलेटेड इनकम थी वो डिक्रीज़ हो जाती है एंड एक बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट पे करनी पड़ती है फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ दोज साइट्स. तो टूरिज़्म का लॉस है, इकोनॉमी का भी लॉस है. देन वी ऑल्सो नीड टू नो कि बाकी कंट्रीज़ ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के साथ किस तरह डील किया है. वेल यहाँ पे अगर हम यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन की बात करें सो देयर आर 124 कंट्रीज़ विच आर पार्ट ऑफ विच आर पार्टी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली. इन इंडिया भी इसकी पार्टी है और यहाँ पे एक रेजोल्यूशन आया था to draw up an agreement which will be in future to make it legally binding for signatories to address the full life of plastics from production to disposal to end the plastic pollution. ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन पूरी तरह से ख़त्म हो, जो प्लास्टिक है उसकी पूरी लाइफ को एड्रेस करना होगा फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन टिल इट्स डिस्पोजल. इसको लेकर अगर हम कंट्री वाइज असेसमेंट करें तो बांग्लादेश ऐसा पहला कंट्री है जिसने थिन प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया था इन 2002. जिसके बाद 2019 में न्यूजीलैंड ने अपना जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको बैन किया. फिर चाइना ने भी प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन लगाया इन 2020 विद बेसिकली फेज इम्प्लीमेंटेशन. सियाटल बिकेम द फर्स्ट मेजर यूएस स्टेट्स टू बैन प्लास्टिक स्ट्रॉज इन 2018. इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के ऊपर डायरेक्टिव्स दी एंड द डायरेक्टिव बैन बेसिकली इट बैन्स द सर्टेन सिंगल यूज़ प्लास्टिक फॉर विच ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल. अगर हम यहाँ पे करंट सिनेरियो देखें तो देयर आर 68 कंट्रीज़ दैट हैव प्लास्टिक बैग बैन्स एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ इन्फोर्समेंट के साथ इसको बैन किया गया है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट ब्लैक स्वान इवेंट. सो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अपनी स्टडी में एक पॉसिबिलिटी का जिक्र किया इन विच देयर कुड बी द कैपिटल आउटफ्लो ऑफ $100 बिलियन फ्रॉम इंडिया इन केस ऑफ अ मेजर ग्लोबल रिस्क सिनेरियो और अ ब्लैक स्वान इवेंट. कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई ब्लैक स्वान इवेंट जो कि एक ग्लोबल रिस्क सिनेरियो के चलते इंडिया से $100 बिलियन का आउटफ्लो हो सकता है. इस चीज़ को ब्लैक स्वान इवेंट कहा गया है. सो व्हाट इज़ दिस ब्लैक स्वान इवेंट? देखिए, ब्लैक स्वान इवेंट इज़ बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल इवेंट. ब्लैक स्वान बहुत ही रेयर है. इट्स एन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट दैट कम्स एज अ सरप्राइज और इसका जो इम्पैक्ट है ये पूरी सोसाइटी और वर्ल्ड के ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो. तो कोई भी रेयर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट जो कि बहुत ही हेविली सोसाइटी और पूरे वर्ल्ड वाइड जिसका इम्पैक्ट जाए उसे हम कहते हैं ब्लैक स्वान. नाउ अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें तो इसके मेन 3 फीचर्स हैं. सबसे पहली बात, ये एक्सट्रीमली रेयर होता है और हमारी जो रेगुलर एक्सपेक्टेशंस का जो रेल्म है उसके बाहर होता है. मतलब कोई ऐसी कंडीशन जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की
वो ऐसी कंडीशन अगर हो जाए, एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन अगर हो, ये एक पहली इसका फीचर है। एंड इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो काफ़ी सिवियर होने चाहिए। रेयर हो, एक्सपेक्टेशन के बाहर की बात हो, और इसका बहुत ही सिवियर इम्पैक्ट हो, एंड दे सीम प्रोबेबल इन हाइंडसाइट व्हेन पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस अपीयर। तो जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो जब पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आते हैं तब ये हाइंडसाइट लगता है। अब इस टर्म की ओरिजिनेशन कब हुई? देखिए, हमारे पास एक ब्लैक स्वॉन थ्योरी आई थी जो कि नासीम निकोलस तालेब 2001 में, एक ऑथर हैं, इन्वेस्टर हैं, इन्होंने ये टर्म ब्लैक स्वैन थ्योरी यूज़ की थी। द नेम ऑफ द बुक वॉज लेटर पॉपुलराइज्ड इन 2007, द ब्लैक स्वॉन, द इम्पैक्ट ऑफ हाईली इम्प्रॉबेबल। तो यहाँ से एक तो इसकी ओरिजिनेशन है, तो ओरिजिनेशन एक बुक से हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक स्वॉन क्या है? देखिए, यूरोपियंस बेसिकली ये बिलीव करते थे 1697 तक कि जितने भी स्वॉन्स होते हैं ऑल ऑफ देम आर वाइट। जब एक डच एक्सप्लोरर ने फर्स्ट टाइम एक ब्लैक स्वॉन ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा, तो उससे पहले यूरोपियंस को लगता था कि जो स्वॉन्स होते हैं दे आर ऑलवेज वाइट इन कलर। तो इसीलिए इसे एज अ मेटाफर यूज़ किया जाता है, एज अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, कि कोई भी अनप्रेसिडेंटेड कोई स्पॉटिंग हुई, सी फ्रॉम द 17th सेंचुरी, एंड हाउ इट अपहेंडेड द विट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वॉन। तो इसलिए इसको ब्लैक स्वॉन इवेंट के जैसे यूज़ करना शुरू कर दिया फॉर दिस अनप्रेसिडेंटेड स्पॉटिंग ऑफ द ब्लैक स्वॉन। तो लेसन यही था दैट वी थिंक दैट्स वेरी रेयर इवेंट्स मे बी मोर कॉमन देन द प्रीवियसली थॉट। नाउ अभी तक ब्लैक स्वॉन इवेंट्स किन किन को कहा गया है वो देख लेते हैं। देखो, जो यूएस हाउसिंग मार्केट का जो क्रैश हुआ था 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान, दिस वाज इज वन ऑफ द रीसेंट एंड वेल नोन ब्लैक स्वॉन इवेंट। 2008 में जिम्बाब्वे में बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन आ गई थी 21st सेंचुरी में। मतलब पीक इन्फ्लेशन रेट वाज ऑफ मोर देन 79.6 बिलियन%। Yes, that is the inflation rate we are talking about. और जो इन्फ्लेशन लेवल था दैट वाज nearly impossible to predict, and that could easily ruin a country financially. तो इस इवेंट को भी, ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है, इसे भी ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा गया। एंड देन ऑल्सो देयर वाज फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, द टेररिस्ट अटैक इन यूएस जो September 11, 2001 में हुआ। दिस ऑल्सो फॉल्स अंडर द ब्लैक स्वॉन इवेंट बिकॉज ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा। दिस इज़ वन ऑफ द रेयर एंड अनप्रडिक्टेबल इवेंट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द पास्ट ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या कोविड-19 पैंडमिक ये भी क्या ब्लैक स्वॉन इवेंट था ना? अगर हम यहाँ पे तालेब के अकॉर्डिंगली देखें, सो देन इट इज़ अ वाइट स्वॉन इवेंट बिकॉज इट वॉज प्रिडिक्टेबल। हम ये सोचा ज़रूर करते थे कि कोई भी ऐसे पेंडेमिक का आउटब्रेक हो सकता है, एंड दे आर डिफ़िकल्ट इंडिविजुअली टू प्रोडिक्ट, लेकिन देयर कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ वन अकरिंग, and this could have a major impact on the system all around the world, and it was known and it was also documented. तो इसीलिए कोविड-19 एक ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू तालेब इट इज़ अ वाइट स्वॉन क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल था। तो यहाँ पे हमने वाइट स्वॉन देख लिया, ब्लैक स्वॉन देख लिया। वी ऑल्सो हैव अ ग्रे स्वॉन इवेंट। ग्रे स्वॉन इवेंट बेसिकली एक आउटलेयर है विच इज़ मोर प्रॉबेबली देन अ ब्लैक स्वॉन इवेंट। जो ब्लैक स्वॉन से थोड़ा ज़्यादा प्रॉबेबल है उसको हम ग्रे स्वॉन इवेंट बोल सकते हैं। एज अ रिजल्ट पीपल कैन बेटर प्रिपेयर फॉर और दे कैन हेज अगेंस्ट अ ग्रे स्वॉन बेटर देन द ब्लैक स्वॉन इवेंट। तो फॉर जो हमारी प्रोबेबिलिटी के अनुसार जो हम कुछ इवेंट्स को आउटलाइन करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, इसको लेकर प्रिपेयर किया जाए, so we can hedge against a grey swan than for a black swan, because black swan की तो definition यही कहती है that it is unpredictable, it is out of your expectation। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट श्योरिटी बॉन्ड्स। आप इसे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेट कर सकते हैं। दिस टॉपिक फॉल्स अंडर GS पेपर 3। तो श्योरिटी बॉन्ड्स न्यूज़ में है, एज मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज दे हैव आस्क्ड IRDAI विच इज़ आर इंश्योरेंस रेगुलेटर। इसका फुल फॉर्म भी अगर हम देखें, इट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है
IRDAI, इसे मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने कहा है दैट दे नीड टू डेवलप अ मॉडल प्रोडक्ट ऑन श्योरिटी बॉन्ड्स। श्योरिटी बॉन्ड्स के ऊपर एक मॉडल प्रोडक्ट बनाया जाए जिसमें कि जितने भी जनरल इंश्योरेंस हैं इनके साथ कंसल्ट करके एक मॉडल प्रोडक्ट श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर बनाया जाए। तो इस न्यूज़ आर्टिकल को थोड़ा और अनफोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड को समझते हैं। तो श्योरिटी बॉन्ड बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ दैट एंटिटी और विच विल बेसिकली बी द अवॉर्डिंग द प्रोजेक्ट। अगर जो प्रिंसिपल है, जो बॉन्ड की जो टर्म है, अगर वो उसे ब्रेक कर देता है तो ऐसे केस में जो हार्म्ड पार्टी होगी दे कैन क्लेम ऑन दैट बॉन्ड टू रिकवर देयर लॉसेस। तो बेसिकली ये एक तरह का रिटन एग्रीमेंट है टू गारंटी द कंप्लायंस, पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। श्योरिटी तो यही होती है। श्योरिटी एक अलग तरह की इंश्योरेंस है जिसके अंदर 3 पार्टी एग्रीमेंट होगा। 3 पार्टीज़ के अंदर ये श्योरिटी एग्रीमेंट किया जाएगा एंड दीज 3 पार्टीज आर, नंबर 1 प्रिंसिपल, the party that purchases the bond and undertakes an obligation to perform an act as promised is the principal। फिर आता है श्योरिटी। जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो श्योरिटी कंपनी है दे बेसिकली गारंटी दी ऑब्लिगेशन दैट इट विल बी परफॉर्म। जो भी एक्ट है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, जो भी अंडरटेक किया गया है। अगर प्रिंसिपल कौन है? जिसने उस बॉन्ड को परचेज किया है। अगर प्रिंसिपल एक्ट नहीं करता एज दे प्रॉमिस्ड, एज दे फेल टू परफॉर्म द एक्ट, सो इन दैट केस द श्योरिटी इज कॉन्ट्रैक्चुअली लायबल फॉर द लॉसेस सस्टेन्ड। फिर है ऑब्लाइजी, द पार्टी हु रिक्वायर्स एंड ऑफन रिसीव्स द बेनिफिट ऑफ द श्योरिटी मनी और द श्योरिटी बॉन्ड। So for most of the surety bonds, the obligee is the local, state or the federal government organization। तो 3 यहाँ पे पार्टीज हो गई, एक प्रिंसिपल हो गया, श्योरिटी हो गई और ऑब्लाइजी हो गया। तो ये आप सिंपल तरह के इस फ्लो चार्ट में भी याद रख सकते हैं। श्योरिटी बॉन्ड, तो प्रिंसिपल वो जिसने इस बॉन्ड को परचेज किया है एंड दे हैव एग्रीड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क इन द कंप्लायंट मैनर, अदरवाइज दे विल बी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल। एंड ऑब्लाइजी वो हो गए दैट विल रिक्वायर दैट प्रिंसिपल परचेज अ बॉन्ड टू अटेन अ लाइसेंस और टू परफॉर्म अ सर्विस। ये यूजुअली गवर्नमेंट एजेंसी होती है। और श्योरिटी यहाँ पे होगी इंश्योरेंस कंपनी जो कि गारंटी करती है कि जो प्रिंसिपल है दे विल वर्क एंड इज लायबल फॉर द क्लेम्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल अप टू द बॉन्ड अमाउंट। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज श्योरिटी बॉन्ड्स? देखिए, अगर हम श्योरिटी बॉन्ड्स की सिग्निफिकेंस समझें तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंश्योरेंस बट इन अ बेटर वे। देखिए, अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, अनलाइक दैट जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं दे डू नॉट प्रोटेक्ट द ओनर ऑफ द पॉलिसी। इंश्योरेंस में तो ये होता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो ओनर होता है उसे यहाँ पे कवरेज मिलती है, दे गेट द प्रोटेक्शन। श्योरिटी बॉन्ड के केस में द ओनर ऑफ द पॉलिसी विल नॉट गेट प्रोटेक्शन। श्योरिटी बॉन्ड इज टिपिकली रिटन टू प्रोटेक्ट or to indemnify or to provide a financial guarantee to the third party, जैसे कि जो कंज्यूमर, जो कस्टमर है, जो सप्लायर है, जो स्टेट टैक्स पेयर है, यहाँ पे उनको फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड की जाती है। एंड द श्योरिटी दैट द कंपनी हैज़ एग्रीड टू अंडरटेक द रिस्क इन एक्सचेंज फॉर द प्रीमियम पेड बाय द प्रिंसिपल, वो श्योरिटी कंपनी है, दे हैड एग्रीड फॉर दिस। तो यहाँ पे बड़ा चैलेंज ये है कि जो न्यू प्लेयर्स होंगे they often find it difficult to get bank guarantee। So यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड्स का जो रोल है वो आना शुरू होगा। गवर्नमेंट ने इस पूरे इशू को लेकर 5 ट्रिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट देख रखी है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट विल बी स्पेंट ओवर 2 to 3 years। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है यहाँ पे। एंड इट विल ऑल्सो अलाउ द श्योरिटी इंश्योरेंस टू वर्क अलॉन्गसाइड द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ताकि जो भी रिस्क रेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं वो शेयर हो सकें, जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है वो मिल सके, ताकि ये पूरा हमारे इकोसिस्टम का रोबस्टली पार्ट बन पाए। बट देर आर सम इश्यूज़, देर आर सम चैलेंजेस। सबसे पहली चीज़ तो कि अगर हम श्योरिटी बॉन्ड की बात करें तो ये पूरी तरीके से न्यू है, दिस इज़ अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। एंड जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको भी बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह प्राइसिंग रखी जाए, and about the resources that will be available for defaulting contractors, reinsurance का option कैसे होगा, and globally इसको लेकर कौन सी practice follow की जाती है।
नाउ एज एन इंडस्ट्री जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको ये फैसिलिटेट करना होगा कि वो किसी भी तरह का अगर चेंजेस लेकर आते हैं लाइक इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और IBC या फिर श्योरिटी बॉन्ड्स अगर लेकर आते हैं, सो दे शुड ब्रिंग द श्योरिटी बॉन्ड्स ऑन पार विद द बैंक गारंटी। तो इससे जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो जो इशूअर्स हैं उनको मिलती रहेगी, एंड दिस विल हेल्प द इंडस्ट्री टू अप्रोच द श्योरिटी सोल्यूशन विद मच मोर कॉन्फिडेंस। एंड ये एक वायबल प्रोपोजिशंस भी हो सकती है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो देखिए श्योरिटी बॉन्ड्स के लिए इंडिया में एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो खुली है, एंड द ओनस इज ऑन टू द इंश्योरेंस फैटर्निटी टू कम अप विद द प्रोडक्ट्स क्विकली फॉर द श्योरिटी बॉन्ड्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल RBI की एक स्टडी से रिलेटेड है। तो RBI की स्टडी में रिसेंटली रिवील किया गया है कि इंडिया की कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे डेट टू GDP रेशियो, स्टेट GDP रेशियो ये काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, एंड दो स्टेट्स आर अ लॉट स्ट्रेस्ड। और ये जो स्टडी है ये मेनली 10 स्टेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है: पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। दीज आर द 10 स्टेट्स जिनके अराउंड RBI की ये स्टडी रिवॉल्व करती है। और जिस स्टडी के बाद RBI ने जो मेन टेक अवे दिया है वो ये है दैट 5 स्टेट्स दे नीड टू टेक स्टेप्स टू स्टेबलाइज देयर डेट लेवल्स। तो इस स्टडी में मेजर फाइंडिंग्स क्या क्या आई हैं इसे डिटेल में देखते हैं। नाउ सबसे पहले अगर हम डेट और स्टेट GDP रेशियो की बात करें, so based on this in the year 2020 and 2021, पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, these were the states with highest debt burden। और अगर हम इन 10 states का अकाउंट देखें तो they basically account for half of the total expenditure by all state governments in India। And Punjab is expected to remain in the worst position क्योंकि पंजाब का जो डेट और स्टेट GDP रेशियो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 45% इन 2026 एंड 27। तो इससे पंजाब की जो फिस्कल पोजीशन है ये और भी ज़्यादा फर्दर डिटीरिएट कर सकती है। तो सबसे पहले तो ये डेट टू स्टेट GDP रेशियो यहाँ पे आया है। आफ्टर दिस इफ़ वी टॉक अबाउट डेट एंड द फिस्कल डेफिसिट टारगेट, तो ये जो 10 स्टेट्स हमने पहले मेंशन की हैं इनमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब दे हैव एक्सीडेड द डेट एंड फिस्कल डेफिसिट टारगेट। जो हमारी फाइनेंस कमीशन ने 2020 और 2021 के लिए जो फिस्कल का जो टारगेट सेट किया था, फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट सेट किया था, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब ने इसे एक्सीड कर दिया है। केरला, झारखंड, वेस्ट बंगाल दे एक्सीडेड द डेट टारगेट, लेकिन जो मध्य प्रदेश है दे हैव ओवरशूट द फाइनेंस डेफिसिट टारगेट। हरियाणा और यूपी में इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दे विल मीट दिस क्राइटेरिया, और यहाँ पे राजस्थान, केरला और वेस्ट बंगाल ने जो फाइनेंस कमीशन 15th का जो टारगेट है उसे सरपास कर दिया है फॉर द डेट एंड द फिस्कल डेफिसिट इन 2022 एंड 2023। यहीं पे अगर हम टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो इट इज़ सेड दैट कि हमारी जो 10 स्टेट्स हैं अगर इनका हम टैक्स रेवेन्यू देखें तो मध्य प्रदेश, पंजाब, केरला इनका टैक्स रेवेन्यू लगातार डिक्लाइन हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये तीनों स्टेट्स MP, पंजाब एंड केरला विद टाइम और भी ज़्यादा वल्नरेबल होती जा रही हैं। ऑल्सो जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो तो वॉलेटाइल सारी ही स्टेट्स के लिए हैं, और इनका भी जो नंबर है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का भी जो नंबर है वो भी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ कर रहा है। नाउ RBI की स्टडी में ये भी कहा गया है दैट ये जो 5 मोस्ट इंडेटेड स्टेट्स हैं, बिहार, केरला, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, इन 5 स्टेट्स के अंदर जो डिस्कॉम्स का कंबाइंड लॉस काफ़ी ज़्यादा रहा है, एंड दिस बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 24.7% ऑफ द टोटल डिस्कॉम लॉस इन 2019 एंड 20। एंड अगर हम इन स्टेट्स की इन सिचुएशन की बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर दिस, तो बड़ा नंबर यहाँ पे आता है फॉर द पैंडमिक। देखिए जनरल लेवल पे अगर हम देखें तो कोविड-19 एक प्राइमरी रीज़न के तौर पे हम इसकी बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन स्टेट्स हैं उनका डेट लेवल इंक्रीज़ हुआ है।
लेकिन इसी के साथ साथ 2018 और 19 में, इससे पहले कि कोविड-19 हमारी इंडियन इकोनॉमी को हिट करता, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऑलरेडी एक स्लो डाउन चल रहा था। सब्सिडीज़ अगर हम देखें तो देयर इज़ अ लार्ज proportion of our committed expenditure and subsidies, they are not matching by their revenue. एंड मोस्टली जो स्टेट्स है वो पॉपुलिस्ट स्कीम के अंदर जा रही हैं। रेवेन्यूज़ के अंदर स्लो ग्रोथ है, लेकिन पॉपुलिस्ट स्कीम काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, जिसकी वजह से मिसमैच हो रहा है। फिर मार्केट बोरोइंग अगर हम देखें तो मोस्टली स्टेट्स अपनी जो इनकम है वो मार्केट बोरोइंग के थ्रू बढ़ा रहे थे ताकि उनके पास फंड्स आ सकें, स्पेशली ड्यूरिंग पैंडमिक। तो इसकी वजह से भी इनकी जो फिजिकल डेफिसिट्स हैं वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर गए। ऑल्सो देर इज़ एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सोर्सेज, स्पेशली अगर हम गुजरात महाराष्ट्र की बात करें, दे मैनेज टू मेंटेन देयर डेट बिलो 20% ऑफ द स्टेट GDP। ये इसलिए भी है बिकॉज दीज स्टेट्स आर स्ट्रॉन्गली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़ एंड इसीलिए इनके पास एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। लेकिन जिन स्टेट्स की डेट रेशियो ज़्यादा है वहाँ पे उतने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सोर्सेज प्रेजेंट नहीं हैं। स्टेट्स हैव बीन टेकिंग लॉन्गर मेच्योरिटी डेट्स, जैसे कि जो नॉर्म है दैट ऑफ 10 years टू फॉलो से 5 years बैक, तो इसकी जगह लॉन्गर मेच्योरिटी डेट्स लेना शुरू कर दिया गया है। सो दे कीप द डेट लेवल हायर फॉर एन एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम एंड दे विल बी रिडीम्ड लेटर। और यहीं पे अगर हम डिस्कॉम रेवेन्यूज़ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में ये बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए हैं, बिकॉज जो हाई पेइंग इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं वहाँ से जो डिमांड है वो डिस्टर्ब हो गई थी ड्यूरिंग लॉकडाउन। एंड यहाँ पे एक और फैक्टर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना स्कीम थी, दिस बेसिकली अलाउड द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू टेक ओवर 75% of these companies' debt till 2015 and pay back the lender by selling the bonds. जो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना भी जो आई थी, जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के 75% डेट को टेक ओवर किया है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। इट इज़ अबाउट रिवैम्पिंग बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। ये आर्टिकल भी इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज प्लानिंग टू ब्रिंग मोर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर इनटू द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ताकि बैंक बोर्ड ब्यूरो को एक्सपैंड किया जा सके और इस बॉडी को रीलॉन्च किया जाए एंड इसके अंदर इंश्योरेंस सेक्टर्स के और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स को लाने की कोशिश की जा रही है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड देयरफॉर द टॉपिक नेम इज रिवैम्पिंग ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? देखें, ये जो आइडिया है टू रिवैम्प द बैंक बोर्ड ब्यूरो, दिस कम्स आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट बेंच इन 2021 because they pushed the same in saying that the body was not competent enough to recommend the appointment to select general managers and directors as PSU general insurers। कि जो बॉडी है वो उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो अपॉइंटमेंट्स को रिकमेंड कर सके। एंड दिस इज ऑल्सो अ केस पेंडिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट वेयर अ PSU insurer executive has challenged the appointment of chairman and the managing director of United India Insurance which was selected by the Bank Board Bureau। तो ऑलरेडी ये इश्यूज तो चल ही रहे थे एंड नाउ द अपॉइंटमेंट्स डन बाय द बैंक बोर्ड ब्यूरो दे हैव बीन सस्पेंडेड। तो अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो बैंक बोर्ड ब्यूरो प्रैक्टिकली कोई फंक्शन कर ही नहीं रही है। सो देयरफॉर गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू एक्सपैंड द बॉडी एंड टू रीनेम इट एंड टू गिव इट अ फ्रेश मैंडेट फॉर अपॉइंटमेंट। एंड इस मूव में बेसिकली इस बॉडी को एम्पावर किया जाएगा। Now they can recommend the people for public sector insurance and they can fasten the hiring of the top level of these state-owned financial institutions। यहाँ पे जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उनमें सबसे पहले अगर हम यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, सो दे आर प्लानिंग टू आइडेंटिफाई न्यू मेंबर्स ताकि ब्यूरो को रिस्ट्रक्चर किया जाए। कुछ न्यू नेम्स भी रिकमेंडेड हैं टू द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। तो ये जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, दिस विल हैव अ रेमिट ओवर अ वाइडर सेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड दे मे ऑल्सो गेट अ न्यू नेम हेयर एज वेल। एंड आफ्टर अ रिवैम्प, दिस बोर्ड विल बी एबल टू रिकमेंड
फुल टाइम अपॉइंटमेंट्स एट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि करंटली जहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स हैं दे विल बी गिवन एडिशनल रोल्स थ्रू द इंटरिम अरेंजमेंट। ना बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में अगर हम जानें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे 2016 में सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट and the aim was to select the executive directors and the managing directors and chief executive of PSBs। जो PSBs हैं उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव्स को सिलेक्ट किया जाए और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड देयरफॉर जो बोर्ड था दे वर रिकमेंडिंग द अपॉइंटमेंट फॉर डायरेक्टर, फॉर चेयरपर्सन, फॉर MDs ऑफ PSUs, जनरल इंश्योरेंस insurers since 2018, and it is committed to improve the governance and board of public sector financial institutions. So that is all for today's video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.